भैया ये हमारी तरफ से भजन भैया 50 50 की। तो हमारी तरफ से भी 50 की भैया। लो भजन भैया शो करें। हाँ ये लो भैया। भजन भैया जीत गए। तकदीरी जोरदार है। भैया इस ठेके पे चले हैं? चल जहाँ बोलता है। अरे भजन भैया वो देखो आपकी जाने मन आ रही है। कैसी हो निर्मला? भजन जी हमें जाने दीजिए। अरे तो हम कौन सा तोहरा रास्ता रोके खड़े? जाओ। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें परेशान मत करिए। अरे हम कहाँ तो है परेशान कर रहे हैं भाई, हम तो तोरे चाहने वाले हैं। और गुरु इनको देखकर कौन बोलेगा कि 2 बच्चन की माँ है? 20 साल का लौंडा है, लौंडी की शादी हो चुकी है। निर्मला तोरे सामने तो जवान लड़कियां भी पानी भरे हैं, हम पर भी थोड़ी मेहरबानी कर दे। गरीब औरत है, हमें जाने दीजिए, घर जाने दीजिए हमें। ठीक है तो इनकार में भी मजा है गुरु। भजन भैया ये ऐसे नहीं मानेगी, बहुत अड़ियल है। देखते हैं कब तक अड़ी रहेगी। भैया आपने धमाल मचा दिया। 42 साल की विधवा निर्मला को गांव का एक गुंडा भजन सिंह परेशान करता रहता था। निर्मला निराश थी, गुस्सा थी, लेकिन ऐसे असामाजिक आदमी को रोकने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि कानून से भागते हुए लोग और कानून के रखवाले भी एक चिंगारी में छिपी दस्तक को पहचान नहीं पाते, जो कभी भी आग की ज्वाला बन सकती है। रात में कौन होगा? हाँ देखते हैं। निर्मला जी क्या हुआ क्या आपको? निर्मला जी हुआ क्या है ये तो बताइए। क्या हुआ निर्मला जी? कुछ तो बोलो। निर्मला जी कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? आपके घर पे कुछ हुआ है क्या? घबराइए, बताइए तो क्या हुआ? हाँ जी बोलो। परसा बाजार पुलिस थाना कांस्टेबल राजीव सिंह। साहब हम सोयता गांव से नवीन कुमार बात कर रहे हैं। हम गांव के पंचायत समिति के सदस्य हैं। जी बोलिए। साहब आप जल्दी से हमारे गांव आ जाइए। यहाँ हमारे गांव में एक औरत के घर में एक चोर घुसा है। उसने उस चोर को अपने घर में ही बंद कर दिया है, लेकिन हमें डर है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप जल्दी से आ जाइए। कौन सा घर है? साहब हमने आपको फोन किया था, यही घर है। चोर अभी भी अंदर है? जी हाँ साहब, लगता तो यही है। जैसे ही नवीन ने खबर दी हम सब लोग यहीं जमा हो गए। किसका घर है ये? निर्मला का साहब, विधवा है, बेचारी अकेली रहती है इसी घर में। काफी डरी हुई सी आई थी हमारे घर पर। अभी हमारे घर पर ही है हमारे पत्नी के साथ। उसी ने चोर को अंदर बंद किया? जी। हट जाइए आप। अंदर तो धुआं भरा पड़ा है, चलो देखते हैं।
भजन सिंह है? फौरन इसे मेडिकल कॉलेज भेजो। ये भजन सिंह इसी गांव का रहने वाला है? जी हाँ साहब। वो औरत जिसका ये घर है, क्या नाम बताया था उसका? जी निर्मला। तुमने तो कहा था कि कोई चोर है। वो इस भजन सिंह को जानती नहीं? पता नहीं साहब। ये भजन सिंह का परिवार भी इसी गांव में रहता है? जी हाँ सर। धर्मेश, उसके परिवार वालों को खबर कर दो। सर, निर्मला के घर के अंदर बंद चोर कोई और नहीं भजन सिंह ही था, जो बुरी तरह से जल चुका था और पुलिस इस हादसे को देखकर हैरान थी। क्या हुआ था निर्मला? भजन सिंह तुम्हारे घर में कैसे घुसा? अंदर कैसे है आप पता नहीं साहब। हम उस वक्त सो रहे थे। तुमने देखा नहीं कि वो भजन सिंह था? नहीं साहब, हमें नहीं पता था वो कौन है। हम बहुत डर गए थे और हमने घर बंद कर दिया और वहां से भाग निकले साहब। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? हालत बहुत ही नाजुक है, बचना मुश्किल है। पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत बुरी तरह से जल चुका है। उसी ने किया मेरे पति का ये हाल, उसी ने किया। छोटी है वो औरत। मेरे पति भला क्यों जाएंगे उसके घर में? है क्या उसके घर में लौटने के लिए? एक तो उनको बहलाया और ऊपर से उन पर तेजाब फेंक दिया। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं ये सब कुछ उसी औरत ने किया? मुझे सब पता, ये सब कुछ उसी का किया था ना। तुम कौन हो? हम रंजीत, भजन भैया के दोस्त। निर्मला भजन सिंह पर तेजाब क्यों फेंकेगी? हमें पता नहीं साहब। पर मुझे पता, ये सब कुछ उसी ने किया, उसी औरत ने किया। यहाँ तो केरोसिन की बदबू आ रही है। हाँ सर, रसोई तो उस कमरे में है लेकिन बदबू यहाँ आ रही है। सर वहाँ जमीन पर जली हुई साड़ी के टुकड़े हैं, वही टुकड़े भजन सिंह की बॉडी पर भी मिले सर। डरो मत निर्मला जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सर, भजन सिंह की पत्नी सुमित्रा का आरोप है कि निर्मला ने ही उसके पति पर तेजाब फेंका। अजीब है सब कुछ। निर्मला के घर को देख के लगता है कि केरोसिन से जला है। भजन घर के अंदर बंद था। निर्मला भाग के पंचायत समिति के सदस्य के घर गई और पीछे से भजन सिंह, जो निर्मला के मुताबिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था, अचानक जल गया। कैसे? कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर, एक और बात, निर्मला के घर में लूटने लायक कुछ भी नहीं है, तो भजन सिंह वहां पे लूटने क्या गया था? कहानी बहुत ही टेढ़ी है। जो बताया जा रहा है सच वो नहीं है। वैसे भजन सिंह कैसा है? लगता नहीं कि बच पाएगा सर। तुम्हारा पति अगर निर्मला के घर लूटने नहीं गया, फिर वहां गया क्यों? पता नहीं साहब। वो तुम्हारे साथ ही रहता है या कहीं और? ये आप कैसी बात कर रहे हैं साहब?
तो तुम्हारा पति घर से कब निकला, किस लिए निकला और क्या कह के निकला? वो तो कल रात को लौटे ही नहीं थे। कल सारा दिन वो बाहर थे, शाम को भी नहीं आए। उनके दोस्त रंजीत भैया ने बताया रात को आकर घर पे कि उनके साथ क्या हुआ। तुम लोग बताओ, क्यों गया था भजन सिंह निर्मला के घर? साहब हम लोगों को नहीं पता है। शाम तक तो भजन भैया हम लोग के साथ ही थे, फिर वो चले गए। अब हम लोगों को बता कर नहीं गए साहब कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ साहब, हमको लगा वो घर ही गए होंगे। धर्मेश, गांव वालों से इस भजन सिंह की कुंडली निकलवाओ, पता करो क्या चक्कर था इसका निर्मला के साथ। सर, हम सच कह रहे हैं साहब, निर्मला जी ने हमें यही बताया था। हमें पूरी कहानी मनगढ़ंत लगती है। चोर आया और घर के अंदर जल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता साहब। भजन सिंह और निर्मला के बीच कोई चक्कर था क्या? नहीं पता साहब। जहाँ तक हम सबको पता है, निर्मला जी विधवा है, गरीब है, सीधी सादी एक भली औरत है साहब। और भजन सिंह? लफंगा था साहब, गुंडा कह सकते हैं। गांव की सभी औरतन पे उसकी हमेशा बुरी नजर रहती थी। ऐसा आदमी निर्मला के घर क्यों जाएगा? अब ये कैसे पता चले साहब? हमने तो जो कल रात में हुआ वो गाँव वालों से सुना। हरीराम, तुम तो निर्मला के घर के पास ही रहते हो ना? हाँ साहब। तुमने कोई चीख पुकार नहीं सुनी? भजन सिंह अंदर जल गया, चीखा चिल्लाया तो जरूर होगा। बात तो सही है साहब, मगर उस समय मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था और मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बाद में नवीन और बाकी लोगों का शोर सुनाई दिया तो फिर मेरी आंख खुल गई। सिर्फ भजन सिंह ही नहीं साहब, उसका छोटा भाई लालू सिंह भी एक छटा हुआ गुंडा है। गुंडे हैं, बदमाश हैं, फिर भजन सिंह और लालू सिंह के खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं है ना साहब? लालू सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज है थाने में साहब। 1 साल पहले लालू सिंह जेल गया था। किस लिए? साल की बच्ची थी साहब, बहुत गलत किया उसके साथ लालू सिंह ने। लालू पकड़ा तो गया था साहब, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी जमानत हो गई। हम सबको पता है उसने क्या किया था उस बच्ची के साथ, फिर भी वो छूट गया। ये केस कहाँ दर्ज हुआ था? इसी थाने में साहब, लेकिन तब आप यहाँ नहीं थे। हाँ साहब, हमको याद है लालू सिंह जो भजन सिंह का भाई है, उसने बच्ची पर बलात्कार किया था और वो उसी केस में पकड़ा गया था। लेकिन भजन सिंह के खिलाफ कभी कोई FIR नहीं है, जबकि वो भी एक लफंगा है। अब ये नहीं पता साहब कि गांव वालों ने उसके खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। सर, ये भजन सिंह एक नंबर का बदमाश और आवारा था, फिर भी किसी ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की उसके खिलाफ। सारा गांव से डरता था सर। सभी का कहना है कि निर्मला एक सीधी सादी औरत है। 15 साल पहले उसका पति मर गया था, थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी, उसे बेचकर उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी और बेटा पंजाब में कहीं काम करता और ये अपनी रोजी खेतों में काम करके चलाती है। भजन सिंह जैसा आदमी एक गरीब औरत के घर में चोरी करने क्यों जाएगा? मामला कुछ और ही। हेलो जी जी जी, हम आ रहे हैं सर, अस्पताल से। अभी आधे घंटे पहले भजन सिंह मर चुका है। बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। कुछ छुपा रहे हैं गांव वाले। जो निर्मला बता रही है वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अम्मा, हमें माफ कर दो। ऐसे वक्त में भी हम तुम्हारे साथ नहीं थे। ना बेटा, तेरी कोई गलती नहीं, ना हमारी कोई गलती है। जो होना था सो हो गया। मौत दम घुटने से और जलने से हुई है। ये नामुमकिन है कि इसने खुद को आग लगा ली हो या गलती से आग की चपेट में आ गया हो। इनके खून में काफी मात्रा में शराब थी और ऐसे लगता नहीं कि इनके ऊपर किसी ने केरोसिन डाला था। उस पर जो साड़ी के टुकड़े मिले वो केरोसिन में डूबे थे। मतलब चोरी का केस नहीं है, जो हुआ किसी और मकसद से हुआ।
सरपंच जी, निर्मला को पुलिस ले गई है। सच कितना भी छुपा लो, कभी ना कभी सामने आता ही है। निर्मला, तुमने जो कहा वो सच नहीं है। भजन तुम्हारा घर लूटने नहीं आया था, लूटता भी क्या, और जब वो तुम्हारे घर आया तो बहुत नशे में था। सच क्या है अब तुम ही बता दो। निर्मला वाकई सच छुपा रही थी, वो सच जो उसने नवीन और उसकी पत्नी रंजना को उसी रात बता दिया था जिस रात उसने मदद के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। निर्मला जी, क्या हुआ? हम अपने आप को क्यों मार डाले, जबकि हमने कोई गलती की नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। ये आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? बताइए तो क्या हुआ है? भजन सिंह तुम्हारे घर आया, फिर कैसे घुसा है पता नहीं साहब। हम सो रहे थे, हमने करवट बदली और अचानक हमारी आंख खुली। रात हमारा जीना हराम करके रखा था उसने साहब। जहां भी जाऊं वो आ जाता था। हर औरत, हर बच्ची को वो परेशान करता था साहब। हम थक गए थे, हम डर गए थे साहब। वो जानता था हम अकेले हैं, विधवा हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़ा रहता था, गंदी गंदी बातें करता था साहब। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं हो? गांव में किसी से कुछ कहा क्यों? घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया उसने। हम कहीं भी जाते तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाता है, गंदी गंदी बातें करता है, कहीं भी कभी भी हाथ लगाता है। घिन आती है हमें, बहुत घिन आती है। आप सब हमारी मदद करो। निर्मला, सब जानते हैं भजन किस तरह का आदमी है। अच्छा है उससे दूर ही रहो। मगर हम खुद से नहीं जाते उसके पास, वो आ जाता है हमारे पीछे। रोजी रोटी के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, मगर हम जहां भी जाते हैं वो हमारे रास्ते में आ जाता है। देखो निर्मला, हमारे कहने करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो जानती हो ना कितना बदमाश आदमी है वो। उसके पूरे परिवार का गुंडे बदमाशों के साथ उठना बैठना। हम तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए, खुद को भुगतना पड़ता है। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? 4 दिन जेल में रहेगा और बाहर आ जाएगा जमानत पर, तब और भी दबंगई दिखाएगा। और नहीं तो क्या, उसके छोटे भाई लालू को देख लीजिए। कौन नहीं जानता कि उसने 12 साल की मंजू के साथ क्या नहीं किया। क्या हुआ, जमानत पर बाहर आ गया। जो जुर्म करता है उसके लिए सब आसान है, जुर्म करना भी, और जुर्म करने के बाद उससे कैसे बचना है उसके रास्ते। तो अब हम क्या करें सरपंच जी? कब तक ऐसे ही जीते रहे हम? देखो निर्मला, कुछ वक्त और देखते हैं। जहां तक हो सके उससे बच के रहो और शांति बनाए रखो। हमें समझ नहीं आ रहा था साहब, हम उस आदमी से पीछा कैसे छुड़ाएं। कोई हमारी मदद को तैयार नहीं था साहब, सब डरते थे उससे। निर्मला, उस रात क्या हुआ था?
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर कैसे आए? बहुत इंतजार किए तोरा निर्मला, तू राजी नहीं हुई, इसलिए हम चले। लेकिन आप अंदर कैसे आए? क्यों, क्या करेगी जानकर? हम भजन सिंह हैं, भजन सिंह। कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आना तो बहुत पहले चाहिए था निर्मला, पर आ जाए। वो है कि निर्मला, आज हमें थोड़ी बहुत याद आ रही है। वो बहुत ताकतवर था सर, और हम कमजोर। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर वो एक ना माना। जिस बात का मैं डर था, उस रात तो उसने। और तुमने उसे जला दिया? नहीं साहब, हम तो खुद ही को मार डालना चाहते थे। हमें बहुत घिन आ रहा था साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। हमने सोचा कि हम खुद को ही मार डालते। फिर सोचा हम क्यों मरे, हमने क्या गलत किया? जो जुर्म उसने किया उसकी सजा हम क्यों भुगते? अगर हमने शर्मिंदगी से अपनी जान ले ली तो वो किसी और के साथ भी यही सब करेगा जो हमारे साथ किया। सब उससे डरते रहेंगे साहब, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके भाई ने भी 12 साल की एक लड़की के साथ यही सब किया साहब, और जमानत भी छूट गया। हमने तय किया हमारे साथ जो गलत हुआ उसकी कीमत वो चुकाएगा, हम नहीं, ताकि ये सब बंद हो सके साहब, जो सालों से होता है। निर्मला जी, हमें पुलिस से बात करने दो, हम संभालते हैं। देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप डरिए मत। उसने जो किया वो गलत था, और जो हमने किया वो भी गलत था, यही कहोगे ना आप? हमें पता था साहब, नवीन भैया ने हमें बचाने की इतनी कोशिश की,
चोरी की झूठी कहानी बनाई, पर हमें पता था साहब कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब सामने आ जाएगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं साहब, अच्छा होता इस आदमी का पहले से ही कोई कुछ करता तो बात यहां तक नहीं आती। हमें नहीं लगता कि निर्मला जी ने जो किया वो गलत था। उन्होंने तो एक बदमाश को मारा है। आप सभी ने अगर उसकी मदद की होती, उसकी बात सुनी होती, पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट लिखवाई होती, तो शायद जो हुआ वो नहीं होता। हाँ साहब, गलती हमारी भी, लेकिन क्या करें साहब, ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि डर और बुराई में जितना विश्वास है, भलाई में विश्वास नहीं रहा। हमें भरोसा ही नहीं था कि ऐसे आदमी को कभी सजा मिलेगी या इसकी गुंडागर्दी कभी रुकेगी। माफ करना साहब, लेकिन जमाना ही कुछ ऐसा है। अम्मा, हमारे हिसाब से आपने कुछ गलत नहीं किया। निर्मला इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। इस केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली मृत भजन सिंह के खिलाफ धारा 376 बलात्कार के लिए, और दूसरी निर्मला के खिलाफ धारा 302 भजन सिंह की हत्या के लिए। एक आम इंसान क्या करेगा जब ऐसा होने लगे कि जुर्म करने वाला कुछ भी करके बच निकलेगा? जब गुंडे और असामाजिक तत्व जो अपने अपराधों को छिपाने में माहिर हैं, हर तरफ उनका ही राज हो, तो कोई क्या करे? ऐसा क्यों है कि आम इंसान डर के साए में जीने को मजबूर है? ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अरे वो तो गुंडा है, उसका क्या? क्यों ऐसी सोच हम पर हावी होने लगी है? निर्मला के डर को हथियार बनाकर भजन सिंह उसे परेशान करता रहा, लेकिन एक वक्त आया जब निर्मला ने नहीं सहा। उसने भजन सिंह को जवाब दिया, और वो भी खतरनाक तरीके से। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। झूठ बोल रहा है ये विजय। मैं झूठ बोलूं तो पूरे गांव से पूछ लो, नटवर से पूछ लो। नटवर, तुम बताओ क्या हुआ था? किशन काका, विजय सच बोल रहा है। मैं वही था जब अरविंद के घर से कोमल भागती हुई बाहर आई। मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग मिले हुए हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अच्छा ठीक है, अगर हम इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं किशन काका, तो इसकी लुगाई से पूछ लो, वो अभी तो घर पे ही थी। और अगर कोई गड़बड़ न थी तो उसने मन ने देखते दरवाजों क्यों बंद कर दियो? क्यों हुआ अंकिता भाभी? अंकिता भाभी ने मन ने देखते ही इसलिए दरवाजों बंद कर लियो तो क्योंकि उन्हें पता तो कि घर के अंदर क्या कांड हुआ। अंकिता, बोलो क्या हुआ था? तुम्हारे पति पर ये जो विजय और उसका परिवार इल्जाम लगा रहा है, क्या वो सच है? अंकिता, ये लोग सच बोल रहे हैं क्या? पंचायत जो गांव के मामलों को सुनती है और फैसला करती है। उस दिन पंचायत ने उसी गांव के अरविंद रामपुरिया के खिलाफ लगाए इल्जाम को सुना। ये इल्जाम विजय केसरवानी और उसकी पत्नी करुणा ने लगाए थे। मामला था विजय और करुणा की 8 साल की बेटी का। लेकिन अपराध क्या हुआ था? बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। ए कोमल, इधर आई अम्मा। कहाँ गंदे पानी में खेल रही है? चल। बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। निकाल लिया? थोड़ा कम लगाओ ना सेठ जी। अरे मुझे जितने में आता है उतने में ही तुझे देता हूँ।
ये दाम पे तो कुछ नहीं बचेगा सेठ जी। एक बर्तन पे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 रुपए बस। अरे तुझे जो बेचता हूँ ना उसमें मुझे 10 मिलता है, तो क्या 50 बनाना चाहता है? गाड़ी महंगाई है सेठ जी, घर संभालना मुश्किल हो जावे। ठीक है 50 पैसे कम लगा दूंगा, बस खुश। आज सुबह से बस इतने ही कपड़े मिले हैं। और नए बर्तन लाया हूँ, उम्मीद है दोपहर की फेरी में कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे। अम्मा, मेरी फ्रॉक रख लूं जो उस घर से मिली थी? नहीं बेटा, तू फिर कभी ले लेना। आज कपड़े कम मिले हैं ना, हमको यही बेच के काम चलाना पड़ेगा। तुम लोग रोटी खा के निकलो, मैं कपड़े लेके जाता हूँ। अरविंद भाई, अरविंद भाई। हाँ भाई विजय, देखिए आज क्या लाया है। बहुत अच्छे कपड़े लाए अरविंद भाई। अच्छे है ना? सब पुराने फैशन के हैं, इनका ज्यादा कहाँ मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले। सिर्फ 60 रुपए तो बहुत कम है अरविंद भाई। मुझे भी 80 से ज्यादा कहाँ मिलेगा इनका, और फिर शहर आने जाने का भाड़ा और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। मैं तो 5 रुपए ज्यादा ही दे रहा हूँ। दोपहर भर पूरे 3 मोहल्ले घूमी, तब कहीं जाके 4 कपड़े मिले हैं। अच्छी लगी थारे को? हाँ पापू। ए कोमल, रख दे उसे, कल कुछ अच्छा मिलेगा तो रख लेना। अरे ये तो बहुत अच्छी है। अरे उस औरत ने बर्तनों के लिए इतना माथा फोड़ी की, तब कहीं जाके ये साड़ी दे मुझे। इसके तो पक्के 60 रुपए मिल जाएंगे। तुम्हारे अरविंद भाई इतना पैसा देंगे क्या? कम देंगे ना, मैं उनको बेचूंगा ही नहीं। अगर अरविंद काका 60 रुपए से कम देना तो उन्हें देना मत, वापस ले आना। ठीक है बापू। और उसके बाद सीधे अम्मा के पास चले जाना। मैं वो चौथी गली में रहूंगी। ठीक है अम्मा। कन्हैया, स्कूल खत्म होते ही सीधे घर आना, इधर उधर भटकते मत फिरना। हाँ माँ। अरविंद काका, बापू ने साड़ी भेजी है बेचने के लिए। कितना दाम दोगे इसका? कितना चाहिए? बापू ने तो बोला है कम से कम 60 रुपये। बस 60 रुपए? मैं 60 रुपए के साथ साथ एक पतीला भी दूंगा। आजा अंदर। आजा बेटा, चल चल रसोई में चल। आजा बेटा।
छोरी छोरी के साथ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं कर रहा था। संभल के छोरी। अरविंद काका ने मुझे मारा। अरे कोमल बेटा सुन तो हुआ क्या हुआ अंकिता भाभी? अंकिता, क्या ये सच है कि तुम्हारे पति अरविंद ने इस बच्ची कोमल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं ये। ये सिर्फ 8 साल की छोरी है, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही कि इसके साथ क्या हुआ। पर आप हम सब बड़े हैं, समझ सके हैं कि इस आदमी ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की। क्या हुआ कोमल? तू रो क्यों रही है? अरविंद चाचा ने मुझे बहुत मारा। क्यों? मुझे नहीं पता। तूने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ साड़ी बेचने गई। उन्होंने बोला 60 रुपए के साथ एक पतीला दूंगा। रसोई में ले जाके दरवाजा बंद करके उन्होंने बहुत मारा मुझे। मन ने देखो तो अंकिता भाभी तो घर ही पे थी। कोमल को लगा कि वो उसे मार रहा था। उसे क्या पता कि वो आदमी उसके साथ कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे ये भी बताया कि उसे किस किस जगह पे मार रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल अरविंद। अरे बच्ची है वो, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने कुछ भी कहा और तू मान गया? झूठ वो बोल रही है, मैं नहीं। अरे मन ने अपनी आंखों से देखो, छोरी घबराई हुई बाहर भागती गई और अंकिता भाभी ना मन ने देखते दरवाजा बंद कर दियो। तो अंकिता भाभी आप ही बता दो आखिर हुआ क्या? तो ये क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना कि कुछ नहीं हुआ। चलो परेशान मत करो मुझे, निकलो यहां से। चल चल बेटा। विजय, हमें ये मामला पंचायत में ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उसकी लुगाई है ना, वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उसने कोमल के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की है। और आज कोमल है, कल गांव की किसी और छोरी के साथ करने की कोशिश कर सकता है। मैंने कोमल के साथ कुछ नहीं किया। मैं तो इसे साड़ी के पैसे के साथ साथ एक बर्तन भी दे रहा था। ये सब झूठी कहानी बना रहे हैं। अंकिता, हम तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पति झूठ बोल रहे हैं। ये छोरी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी मुझे कोमल के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं अंदर गई तो देखा इन्होंने रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा है। अगर मैं समय रहते नहीं पहुंचती तो ये छोरी के साथ क्या हुआ अम्मा? चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मा? बाबू तुम्हें क्या नहीं बोलने के लिए कह रहे थे? अरविंद रामपुरिया, कितनी शर्म की बात है ये। तुम खुद एक 11 साल के बच्चे के बाप हो, फिर भी तुमने एक 8 साल की बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे साधारण गलती मान के माफ कर दिया जाए। आप इसे जो सजा देना चाहो दो, पर हमारी इस छोरी के बारे में भी सोचो कुछ। पूरा गांव जानता है इसके साथ क्या हुआ, और ये बात फैलेगी। रुकने वाली कौन? कल को कौन इसके साथ ब्याह करेगा? अरविंद और अंकिता, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इस बच्ची के ब्याह में दिक्कत तो आनी ही है। पंचायत को यह लगता है कि सारी गलती अरविंद की है, इसलिए इसे सही भी अरविंद का परिवार ही करेगा। इसलिए पंचों ने तय किया है कि अरविंद का बेटा कन्हैया कोमल से ब्याह करेगा
जब कोमल 18 साल की हो जाएगी। ये तो गलत है। गलती मैंने की है तो उसकी सजा मेरा बेटा क्यों भुगतेगा? अरविंद, तुम हर महीने कोमल के गुजारे के लिए पैसे दोगे और जब ये 18 साल की हो जाएगी तो अपने बेटे से इसकी शादी करवाओगे। विजय, तुम्हें पंचों का फैसला मंजूर है? जी मंजूर है, जो पंचों की राय। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। गलती मैंने की है, मेरे बेटे ने नहीं। अगर ब्याह की ही बात है तो जब ये 18 साल की होगी तो इससे ब्याह मैं कर लूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? अरे अभी खुद तू 42 का है, 10 साल बाद 52 का हो जाएगा। हमारी बेटी से 3 गुना ज्यादा उम्र का। लेकिन जो भी हो, मेरा बेटा तेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा, समझा? अरविंद, पंचायत का फैसला हो चुका है, तुम्हें सोचने के लिए 5 दिन देते हैं, उसके बाद बात होगी। पंचायत पूरे गांव को यह फरमान सुनाती है, जब तक अरविंद रामपुरिया पंचायत का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता, तब तक इस गांव से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अंकिता, तूने हिम्मत की, सच बोला, इसलिए पंचायत तुम्हें अपना सामान लेकर अपने मायके जाने का हुक्म देती। और जब तक अरविंद रामपुरिया पंचों का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता, तब तक तुम अपने मायके में ही रहोगी। अब इस मामले पे 5 दिन के बाद बैठक होगी। एक पत्नी ने, एक औरत ने जो देखा वो सच सबके सामने रख दिया, लेकिन पंचायत ने एक बेतुका विचित्र फैसला सुना दिया जो उस मासूम बच्ची के परिवार को मंजूर भी था। जिस परिवार ने उस आदमी की घिनौनी हरकत को झेला था, उन्हें लगा उनको इंसाफ मिल गया, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची की अभी की मानसिक तकलीफ से ज्यादा उसके भविष्य की फिक्र थी, उसकी शादी की चिंता थी। क्या किसी के भी मन में यह नहीं आया कि उस बच्ची पर इस वक्त क्या गुजर रही है और यह फैसला उस पर कितना गहरा असर कर सकता था? जा बेटा, बाहर जाके खेल। अम्मा, कृष्ण चाचा क्या कह रहे थे? क्या मुश्किल हो जाएगी मुझे? कुछ नहीं बेटा, जो हुआ उसे तू भूल जा, उसके बारे में तू मत सोच। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरी शादी कन्हैया से होगी? हाँ बेटा। पंचायत ने बहुत सही फैसला किया है, लेकिन अब तक उस अरविंद ने इसे माना कोनी। अरे मान जाएगा, आज नहीं तो कल मान जाएगा। देखो भाया, उसके लुगाई और बच्चा बहुत दूर है और इस तरह से रहना कोई आसान काम नहीं है। खुशी से नहीं तो मजबूरी में मान जाएगा। मैं तो यूँ कहूँ कि जब उसने किया है तो उसके लिए उसी को तो भरने पड़ेगा। हम कब तक नानी के घर पे रहेंगे अम्मा? पता नहीं बेटा, कल से तो यहीं से स्कूल जाना। अम्मा, हमें बापू के पास जाना है। बापू ने क्या किया है? तू सो जा बेटा, तुझे समझ नहीं आएगा। अम्मा, वो काका क्या कह रहे थे कि मेरी शादी कोमल से हो जाएगी? पुराने कपड़े दे के नए बर्तन ले लो, बर्तन वाली। सुनिए, ये जो कोमल के साथ हुआ ना,
उसकी वजह से वो बहुत उदास हो गई है। पता है माँ, अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते ना। 5 दिन हो गए, कल फिर बैठेगी पंचायत। इस बार अरविंद मान जाए तो अच्छा है। गांव के सब लोग कह रहे थे कि वो मान जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये जो इसके भविष्य की बात हो रही है ना, इसके ब्याह की बात हो रही है, ये सब सुन सुन के ना वो बहुत परेशान हो गई है। मुझे लगता है कल हमें उसे पंचायत में लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक, कल उसे घर पर रख कर ही जाएंगे। जब तक अरविंद रामपुरिया पंचायत का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता, तब तक इस गांव से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तब तक तुम अपने मायके में ही रहोगी। इसलिए पंचों ने तय किया है कि अरविंद का बेटा कन्हैया कोमल से ब्याह करेगा। अरे कहाँ चल दिया अरविंद भाया? मुझे सारी बात पूरे गांव को बताने की जरूरत नहीं है। 5 दिन पूरे हो गए हैं, याद है ना? कल पंचायत ने बुलाया आपको। मुझे सब याद है, अच्छी तरह याद है। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा? बेटा, मैं और बापू पंचायत जा रहे हैं, तू घर में ही रहना, ठीक है? कोमल, कुंडी लगा ले। अंकिता, अरविंद कहाँ है? पता नहीं काका, जब से पंचायत ने फैसला सुनाया, मैं तो अपने मायके में ही रह रही हूँ। कल रात मैंने उसे गांव से बाहर जाते हुए देखा, लगता है वो भाग गया। पंचायत ने उसे 5 दिन सोचने का मौका दिया। अब हम 10 मिनट और इंतजार करेंगे। अगर वो अब भी नहीं आता है तो जो हम फैसला सुनाएंगे वही उसे मानना पड़ेगा। कौन है? मैं अरविंद काका। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। देख, मैं तेरे माँ बापों को साथ लेकर आया हूं। डर मत, दरवाजा खोल बेटा। बस, बहुत हो गया इंतजार। अगर 3 दिनों के अंदर अंदर अरविंद हमारे सामने नहीं आया और उसने पंचायत का फैसला नहीं माना, तो हम ये मान लेंगे कि उसे हमारा फैसला मंजूर है और हम कन्हैया और कोमल की मंगनी कर देंगे। आया काहे नहीं? कोमल, कोमल बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा। कोमल, दरवाजा खोल। कोमल, बेटा दरवाजा खोल। कोमल, अम्मा, कोमल, क्या हो गया? कोमल, कोमल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बेटा। क्या? कोमल, दरवाजा खोल बेटा। देखो, आ गए कोमल। दरवाजा खोल बेटा। क्या हो गया इसको? दरवाजे का अरविंद, क्या कर रहा है? कोमल, 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 बेटा क्या? इस आदमी ने तो हद कर दी। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी ऐसा भी कर सकता है।
बिरजू तू इधर आओ, मैं पीछे जाता हूँ, उधर से भागने की कोशिश करूंगा। अरविंद, ए अरविंद, एक किवाड़ खोल। अरे खोल ना, अरविंद मैं कहता हूँ खोल दो, छिपने से कर। जाओ, मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं माननी। अरविंद दरवाजा खोल। बिरजू, अरे सूरज, अरविंद घर के अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहा। इसका दिमाग खराब हो गया, इसने फिर से कोमल के साथ गंदी हरकत की है। अब लगता है मामला गांव और गांव के पंचायत के बाहर का हो गया। तो अब क्या करें? मैं एनजीओ वाली मैडम के पास जाता हूँ। वो क्या करेगी? पता नहीं, कुछ मदद करेगी जरूर। ठीक है, तुम जाओ, मैं और नटवर अरविंद को आज यहाँ से भागने नहीं देंगे। अरविंद दरवाजा खोल, अरविंद दरवाजा खोल। जी मैडम है? हाँ है, क्या बात है? साहब उनसे जरूरी बात करनी है। कब हुआ ये? अभी मैडम, हम सब पंचायत में बैठकर उसी का इंतजार कर रहे थे, तभी उसने पीछे जाकर ये कर डाला। वो अभी भी घर में छुप के बैठा है। 2 लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं ताकि वो भाग न जाए। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप लोगों को इस मामले को पंचायत की बजाय पुलिस के पास लेके जाना चाहिए था। और ऊपर से आप पंचायत के इतने तकियानुसी फैसले को कैसे मान सकते हैं? साहब हमें नहीं लगा था कि फिर से ऐसा करेगा। अरविंद दरवाजा खोल, दरवाजा खोल अरविंद। साहब वो अभी भी अंदर ही है। अरविंद दरवाजा खोलो, अरविंद पुलिस आ गई है। अरविंद हम दरवाजा तोड़ देंगे। देखो ये गांव वाले जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी उस छोरी से नहीं करवा सकते। अरविंद मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोल दो। तोड़ दो दरवाजा। रुको, चलो इसे। आप लोग इस मामले को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? इस मामले की गंभीरता का जरा सा भी अंदाजा है आपको? देखिए प्रवीण जी, आपकी लुगाई एक एनजीओ चलाती है जो पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया गया है। आप लोगों को इस गांव के तौर तरीके और रीत रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए और गांव में शांति कैसे बनाई जाए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके तौर तरीकों से देखो क्या हुआ है बच्ची के साथ। आप लोग इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? पहले अस्पताल और फिर पुलिस थाने। ये कानून की बात है, आपके सामाजिक रिवाजों की बातें नहीं है। आप लोगों को तो जरा भी परवाह नहीं है कि बच्ची किस तकलीफ में है। शुरुआती जांच से यही लगता है कि लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण हुआ है। विजय संभालो अपने। करना विजय संभाल। नहीं साहब, ये मामला अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैडम जी बहुत हो गया, बस। क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए उस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। पंचायत के फैसले से हम खुश हैं साहब। 18 के हो जाने के बाद कोमल का ब्याह कन्हैया के साथ हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे वो भी सब भूल जाएगी। विजय, शादी की बात से बच्ची की तकलीफें कम नहीं होने वाली। हम सबको उसका ख्याल रखने की जरूरत है और उस आदमी ने उसके साथ जो ये नीचता की है उसे उसके लिए सजा दिलवाना जरूरी है। और किसी भी पंचायत को ऐसे मामलों में फैसला सुनाने का कोई हक नहीं है। वैसे भी एफआईआर हो चुकी है। अब आप लोग कोई शिकायत करें या ना करें
मामला तो आगे बढ़ेगा ही। पर साहब, इस सब में पिसेगी तो हमारी बेटी कोमल ही ना। देखिए साहब, बात आगे बढ़ाने में बदनामी हमारी है। आज बात गांव तक है, कल को और फैलेगी। साहब, हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी साहब। अरविंद को सजा मिले न मिले, भुगतनी तो हमें ही पड़ेगी। ऐसे में पंचायत का फैसला क्या गलत है? करुणा, विजय, हम कोमल का ख्याल रखेंगे और अभी सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखने की ही जरूरत है, ताकि उसके साथ जो ये हादसा हुआ है उसका असर उसके दिमाग में कम से कम पड़े। और तुम लोग तो अभी से उसके भविष्य की चिंता कर रहे हो। उसको उसका बचपन तो जी लेने दो, वो अपना भविष्य खुद ब खुद बना लेगी। इस समय अगर जरूरत है तो उस आदमी को सजा दिलाने की, क्योंकि अगर उस आदमी को सजा नहीं हुई ना तो आज तुम्हारी बेटी है, कल को किसी और की बेटी हो सकती है। सजा देने का काम देश की न्याय व्यवस्था का है, ना कि किसी पंचायत का। और पंचायत के ऐसे अजीब फैसले से किसी का भला नहीं होने वाला है। मैंने जो किया सो किया, लेकिन पंचायत को यह हक किसने दिया कि मेरे किए की सजा मेरे बेटे को दे? मेरा बेटा क्यों उस छोरी से ब्याह करेगा? दिमाग मेरा खराब हुआ था, गलती मेरी थी, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। मैंने तो कहा था कि मैं उसका ख्याल रख लूंगा, जब वो 18 की होगी तो मैं उससे ब्याह कर लूंगा। लेकिन इन लोगों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया, और तो और मेरे बीवी बच्चे को मुझसे अलग कर दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। उन्हें सबक तो सिखाना था ना। बच्ची है वो, उसका क्या कसूर था? उसे सजा देके किसी को क्या सबक सिखाना चाहता था तू? तेरा बेटा उस बच्ची से थोड़ा ही बड़ा है। जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप ने क्या किया है, क्या गुजरेगी उसके दिल में, कुछ अंदाजा है तुझे? मैं कन्हैया के सवालों का क्या जवाब दूं अम्मा? क्या कहूं उससे कि उसके बापू ने क्या किया? मैं आगे जाके उस आदमी के साथ कैसे रहूंगी अम्मा? वो जो कुछ भी कर रहे हैं करने दीजिए उन्हें। हमने तो मामला सुलझाना चाहा था और मुजरिम को सजा भी दी थी। अब बाकी कोमल के माँ बाप जाने, उनकी बच्ची है, उसका भविष्य उनकी सरदर्दी। बिल्कुल सही कहा आप। बर्तन ले लो, पुराने कपड़े दे के बर्तन ले लो। ए बाबूजी, बर्तन ले लो। अरविंद रामपुरिया पर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए आईपीसी की धारा 376 सब सेक्शन 2F लगाई गई है। बंधक बनाने के लिए आईपीसी की धारा 341 और नाबालिग का अपहरण करने के लिए धारा 363 लगाई गई है। अरविंद रामपुरिया अभी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस जल्द ही चार्जशीट फाइल करने वाली है। कोमल के शारीरिक घाव तो भर चुके हैं, लेकिन मानसिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए मामले को अपने हाथ में लिया, लेकिन हमारे देश के कानून के मुताबिक कोमल को अभी तक ना तो कोई मुआवजा मिला है और ना ही उसके रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग का कोई इंतजाम किया गया है, जो कि कोमल का हक है। विजय और करुणा अभी तक अपनी बेटी कोमल के भविष्य और शादी को लेकर चिंता में है। वो अभी भी चाहते हैं कि कोमल और कन्हैया की शादी हो जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि जो हुआ उसे पूरा गांव और सभी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये पंचायतें, ये खाप और बाकी कुछ संस्थाएं अक्सर ऐसे बेहुदा ऊटपटांग फरमान सुनाती हैं जो इस तरह के डर की चिंगारी को और हवा देते हैं। ये सोचना भी एक बीमार मानसिकता की पहचान है कि पीड़िता की शादी उसके साथ अन्याय करने वाले के बेटे के साथ ही कर दी जाए।
बहुत से जाने माने लोग, बहुत से राजनेता इस तरह के बढ़ते यौन अपराधों का कारण अक्सर वेस्टर्नाइजेशन को बताते हैं। एक धारणा है कि शहरी इलाकों में पाश्चात्य जीवन शैली का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की यही मुख्य वजह है। शहरी इलाकों में इस तरह के यौन अपराधों के मामले ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि देहाती इलाकों में पुरुष प्रधान समाज और दमन के कारण अक्सर ऐसे मामले दिन की रोशनी भी नहीं देख पाते। इस एनालिसिस के बावजूद आंकड़ों के अनुसार देहाती इलाकों में सेक्सुअल क्राइम रेट शहरी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 25 सालों में बलात्कार के जो मामले सजा तक पहुंचे हैं, उनमें से 75% मामले भारत के देहाती क्षेत्रों के हैं। अब क्या ये वेस्टर्नाइजेशन के कारण है या इस तरह के शोषण और दमन की वजह से जो हमारे समाज की जड़ों में घुन की तरह लगा है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बात शहर और देहात की नहीं, बात आदमी की औरत के प्रति सोच की है। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।